रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 9। रचित को ऐसे गुस्से में देख सिया बिना उसकी आंखों में देखते हुए उससे अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, हम पर तो आप ऐसे हमेशा चिल्ला लेते हैं, लेकिन अभी जब सनाया जी आपके इतने करीब थी तो आपने उन्हें क्यों नहीं कुछ कहा? आपको अपना गुस्सा निकलने के लिए सिर्फ हम जी मिलते हैं क्या? उसके इतना बोलते ही रचित खामोश होकर उसे देखने लगा। वही सिया उसे ऐसे खामोश देख फीका सा मुस्कुरा दी। उसके आंखों में रचित की खामोशी से आंसू आ गए थे। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रचित की हरकत से हैरान हो गई। सिया को जाते सके रचित जल्दी से उसकी कमर को पकड़ अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने इसलिए उसे कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमसे पड़ता है। इतना बोल वो सिया को देखने लगा जो अपनी आंखें बड़ी किए हुए उसकी बात सुन रही थी। वही एक बाल की लट बार बार उसके होठों को चूम रही थी, जिससे रचित का ध्यान न चाहते हुए भी उसके होती पर जा रहा था। वो उसे दिखते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए आगे बोला, जब भी मैं तुम्हें तकलीफ में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। इतना बोल वो उसके माथा से अपना माथा लगा बोला, जब कोई तुम्हें नजर उठाकर भी देखता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ में भी नहीं देख पाता हूं। उसकी बातें सुन सिया हैरान सी उसे देख रही थी। रचित की बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रचित उसके बारे में इतना सोचता है, उसकी इतनी केयर करता है। उसे रोता देख देख रचित उसके माथा से अपना माथा लगाया खड़ा हो गया। दोनों इस वक्त होना कुछ बोले, शांति से बस एक दूसरे की करीबी महसूस कर रहे थे। करीब 15 मिनट ऐसे ही खड़ा रहने के बाद रचित उससे अलग हो उसकी आंखों में देख बोला, नाराज हो मुझसे? उसकी बात सुन सिया खामोश सी उसी देखने लगी। उसे अभी कुछ देर पहले सनाया और रचित की करीबी याद आने लगी। एक बार फिर वो सब याद आते ही दोबारा उसकी आंखें नम हो गई। कहते हैं ना, जब नाराजगी उससे हो जो आपके दिल के पास हो तो आंसू आ ही जाते हैं। ठीक वही अभी सिया के साथ हो रहा था। न चाहते हुए भी रचित सिया के दिल में बसते जा रहा था, जिसे सिया समझ नहीं पा रही थी। उसे तो लग रहा था कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे रचित और सनाया को पास देख तकलीफ हुई, लेकिन उसके दिल में रचित के लिए जज्बात पनपने लगे थे, जिससे अभी तो वो अनजान ही थी। वही उसके आंखों में आंसू देख रचित समझ रहा था कि सिया सनाया और उसे साथ देख उदास है। वो उसे ऐसे देख उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है। उसकी इस हरकत पर सिया की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान सी उसे देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रचित उसकी आंखों में खोए हुए उसकी तरफ झुकने लगा। वही उसे ऐसे खुद के पास आते देख सिया घबराहट में अपनी आंखें कस के नीचे लेटी है। उसकी धड़कने इस वक्त रचित के करीबी से बढ़ गया था। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीने के बूंद झिलमिला गए थे। रचित की नजरें जैसे ही उसके घबराए हुए चेहरे पर गई, वो उसे देखते हुए धीरे से उसके मथेव को प्यार से चूम उससे अलग हो खड़ा हो गया। रचित को खुद से दूर जाते ही सिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, रचित को खुद को देखता देख वो जल्दी से अपनी नजरें नीचे किए खड़ी हो गई। उसे ऐसे देख रचित बोला, अब ठीक हो? उसके इतना पूछते ही सिया बिना कुछ बोले सीधे उसके गले आ लगी। इस वक्त शायद उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। उसके सीने से लगाते ही सिया ने जो आंसू अपने आंखों में रोके हुए थे, वो उसके गले लगते ही बह निकले। वही सिया के अनाहुत देख रचित भी उसे मजबूती से खुद की बाहों में भर लेता है। समय बीत रहा था पर दोनों अभी भी वैसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। 20 मिनट बाद रचित सिया को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछ उसे सामने लगे सोफे पर बिठाता है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसके होठों से लगा बोला, पियो इसे। रचित की बात सुन सिया पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो रचित उसे देखते हुए उसके सामने बैठते हुए बोला, सिया मुझे कोई बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीधा हो बोलता हूँ। उसकी बात सुन सिया उसे देखने लगी तो रचित एक गहरी सांस ले उसका हाथ थाम बोला, सिया सनाया मेरा बीता हुआ कल थी, लेकिन तुम मेरा आज और आने वाला कल हो। मैं ये सफाई नहीं दूंगा कि मैं उससे प्यार करता था और नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद ही आज तक नहीं समझ पाया कि वो मेरे लिए थी क्या। जब हमारी शादी तय हुई थी तब हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और उस वक्त अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए घरवालों की बात सुन हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा दिया। फिर हम वापस अपनी पढ़ाई पर चले गए और फिर हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले ही ये सब हो गया। उसके बाद सनाया भी मुझे छोड़ चली गई। उस वक्त उसके जाने का बुरा नहीं लगा, पर यह सोचकर बुरा लगा कि वो दोस्त होकर मुझे समझ नहीं पाए। हाँ, जब उसकी याद आती थी तो लगता था कि उसके लिए दिल में कुछ है, पर वक्त के साथ ये भ्रम भी दूर हो गया।
इतना बोल वो शांत हो गया। वही सिया उसकी बात सुन उसे देखे जा रही थी। उसे ऐसे खुद को देखता देख रचित आगे बोला, मुझे पता है सिया कि तुम्हें उसे यहाँ देख अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर शादी और दोस्ती में फर्क होता है। वो मेरी दोस्त थी और तुम मेरी वाइफ हो, जिसे कोई भी जुठला नहीं सकता, अंडरस्टैंड। उसकी बात सुन सिया अपना सर नीचे कर बोली, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। ये बोलते हुए उसका शरीर कांप रहा था। वही सिया के मुंह से खुद के लिए डॉक्टर साहब सुन रचित की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। वो हैरान हो सिया को देखने लगा। वो अभी उसे देख ही रहा था कि उसकी नजर सिया के कांपते शरीर पर गई, जिसे देख वो परेशान हो बोला, आर यू ओके, तुम कांप क्यों रही हो? उसकी बात सुन सिया धीमे से बोली, हम ठीक है। वो इतना ही बोली थी कि रचित उसे देख वापस पहले वाले अवतार में आते हुए बोला, दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो, जाकर कपड़े चेंज करो अपने, और हाँ फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, अंडरस्टैंड। उसे वापस पहले जैसे बात करते देख सिया मुंह बनाते हुए मन में बोली, हम कहदुस कहीं के, ये कभी नहीं सुधार सकते। अभी कितने अच्छे से बात कर रहे थे, और अब देखो वापस गुस्सासुर की आत्मा घुस गई इनमें, हिटलर कहीं के। वो अभी अपने ख्यालों में ही घूम थी, तभी रचित की आवाज सुन होश में आए। रचित उसे सके हल्के गुस्से में बोला, तुम्हें सुनाई काम देता है क्या सिया? उसके इतना होते ही सिया जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भागी। वही उसे ऐसे भागते देख रचित मुस्कुराते हुए बोला, बीबी यू आर सो इनोसेंट। वो अभी सिया में खोया हुआ था, तभी उसका फोन बजा। काल देख, वो अपना फोन ले बालकनी में बात करने चला गया। इधर चेंजिंग रूम में सिया जल्दी से चेंज करके एक फूल बाजू की सूट पहनकर बाहर आए। वो अभी भी ठंड से कांप रही थी। वो जल्दी से बाहर आकर ड्रेसिंग के पास खड़ी हो अपनी सूट की डोरी बांधने लगी, जो उससे नहीं बांध रहा था। उसने इस वक्त अपने बालों को एक तरफ कंधे पर किया हुआ था। वो पूरी तरह से खोई हुई अपने काम में लगी हुई थी। वही रचित अपना फोन रख जैसे ही रूम में आया, उसकी नजर सामने सिया की गोरी पीठ पर चली गई, जो डिप नेक होने के कारण अच्छे से दिख रहा था। वही सिया इन सब से बेखबर अपने काम में लगी हुई थी। उसे रचित के आने का कोई होश नहीं था। उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि रचित इस वक्त रूम में नहीं है। उसे ऐसे खुद में खोया देख रचित के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वो उसके पास आते हुए अपना मोबाइल वहां टेबल पर रखा और सिया के पीछे आकर उसे ऐसे से देखते हुए उसकी डोरी बांधने लगा। उसके इतना करते ही सिया के पूरे शरीर में कट दौड़ गया। ठीक उसी समय बाहर से गाने की आवाज आई, जो वॉचमैन रेडियो पर बजा रहा था। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये रोम रोम इख्तारा जो बदलों से गुजरे, गाना बजे जा रहा था। वही रचित सिया को शीशे के जरिए देखता हुआ उसकी डोरी बांधने में लगा हुआ था। दोनों के आंखों में इस वक्त कुछ जज्बात थे, जिन्हें अभी होठों पर आना बाकी था। थोड़ी देर बाद रचित जैसे ही उसकी डोरी बांध अपना हाथ हटाने को हुआ, उसके हाथ दोबारा सिया की खुली पीठ को छू गए, जिससे सिया की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसके स्पर्श से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद सिया ने अपनी आंखें खोल शीशे में देखा तो दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया थोड़ी देर बाद जब रचित की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो अपनी नजरें झुका रचित से बोली, थैंक यू। सिया की बात सुन रचित उसे बिना कुछ बोले एक टक देखने लगा। वही उसे लगातार खुद को देखता देख सिया अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। उसे रचित को ऐसे खुद को देखता देख घबराहट हो रही थी। उसे देख वो कुछ बोलती, तभी एक नौकर दरवाजा नॉक कर बोला, सर खाना। नौकर की आवाज सुन सिया जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, कोई है मैं देखती हूँ। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुई, रचित उसकी कलाई थाम लेता है। उसे इतना करते ही सिया के कदम अपनी जगह पर थम गए। ऐसा नहीं था कि सिया रचित के करीब नहीं आई थी, पर आज पता नहीं उसे क्या हुआ था। रचित के आज हर एक हरकत पर उसका दिल धड़क रहा था। उसे खुद की कलाई पकड़े देख वो अपनी घबराई हुई नजरें उठा उसे देखती है, तो रचित बेड पर पड़ा दुपट्टा उठा उसे दे बोला, तुम रुको मैं देखता हूँ। इतना बोल वो गेट की तरफ बढ़ गया। वही सिया अपने हाथ में पकड़े दुपट्टे को देखने लगी। दुपट्टा देख उसे याद आया कि वो अभी तक रचित के सामने ऐसे बिना डूपेट के खड़ी थी। वो दुपट्टे को जल्दी से अपने गले में डालती है। तभी रचित खाना लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, रूम में तो ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना कि आगे से ऐसे किसी के सामने मत जाओ। घर में और भी लोग हैं, फैमिली के अलावा, इसलिए थोड़ा होश में रहा करो। आज मैंने तुम्हें इस बात के लिए तीसरी बार टोका है। उसकी बात सुन सिया अपना सर झुका बोली, सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे हम।
उसके इतना बोलते ही रचित माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोला, अब ऐसे खड़ी ही रहोगी कि खाना भी है? उसकी बात सुन सिया जल्दी से आकर सोफे पर बैठ गई। उसने देखा एक ही प्लेट में खाना था, जिसे देख वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। वही उसे खुद को देखता देख रचित उसके बगल में बैठते हुए उसी प्लेट से खाना शुरू करते हुए बोला, चुपचाप बैठो और खाओ, मुझे अभी कोई बहस नहीं सुननी। रचित के इतना बोलते ही सिया बिना कुछ बोले चुपचाप उसके प्लेट से खाने लगी। दोनों ने मिलकर अपना खाना खत्म किया। खाने के बाद रचित सोफे पर बैठा अपना काम करने लगा, वही सिया बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगी। करीब 2 घंटे बाद सिया जब अपनी पढ़ाई खत्म कर उठी तो उसकी नजरें सोफे पर काम करते रचित पर चली गई, जो अभी भी बैठा अपने काम में लगा हुआ था। उसे ऐसे काम करते देख सिया की नजरें उस पर थम गई। रचित काम करते हुए इतना हैंडसम लग रहा था कि सिया उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो लगातार खोई हुई सी उसे देखने में लगी हुई थी। वही उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रचित अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बिना उसे देखे बोला, अगर मुझे घूरने का तुम्हारा कोटा पूरा हो गया हो तो जाकर सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। उसके इतना बोलते ही सिया जल्दी से हड़बड़ी हुई अपनी किताबें समेत जाकर जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सिया की सांसें धीमी हो गई थी। तब रचित अपनी नजरें लैपटॉप से उठाकर उसे देखता है। उसके नजर जैसे ही गहरी नींद में सोई सिया पर गई, उसे देख उसे होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसे जल्दी से रचित ने छुपा लिया और अपना ध्यान वापस काम में लगाने लगा। अगली सुबह सिया सूरज की किरणों से सिया की आंख खुली तो उसकी नजरें अपने नजदीक सो रहे रचित पर चली गई। रचित आज अभी तक सो रहा था। शायद रात में देर तक काम करने से उसकी नींद नहीं खुली थी, और इतने दिनों में आज सिया का पहली बार था जब वो रचित को अपने उठने के बाद देख रही थी, क्योंकि रचित की आदत थी वो हमेशा सिया के उठने से पहले उठ जाया करता था। सिया उसे ऐसे सोते देख प्यार से उसे देखने लगी। सिया कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकी, लेकिन कुछ सोच बेड से उतर सीधा बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद वो नहाकर बाहर आए तो इसकी नजर सोते हुए रचित पर चली गई। उसे सोते देख सिया जल्दी से तैयार जोड़ नीचे की तरफ बढ़ गई। नीचे सनाया, जो सुबह 4 बजे से ही रचित के नीचे आने का इंतजार कर रही थी, उसकी नजर जैसे ही नीचे उतरती सिया पर गई, उसे सके उसका मुंह बन गया। वही उसे देख सरस्वती जी मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाते हुए बोली, बेटा आज रचित जॉगिंग के लिए नहीं गया, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बात सुन सिया उन्हें देख धीमे से अपना सर झुका बोली, जी मान, वो दरअसल वो कल रात लेट से आओ थे न, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। वो इतना ही बोली थी कि रानी उसे छेड़ते हुए बोली, अरे लाडो तुम ऐसा भी क्या करवा रही थी मेरे बेचारे देवर जी से, जो हमारे देवर जी अभी तक सो रहे हैं। उसके इतना बोलते ही सिया का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। वो झेपते हुए बोला, क्या दी आप भी? वो बस अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, जिस कारण उन्हें सोने में देर हो गया। अरे तो हम कुछ कहाँ कह रहे हैं भाई, तुम्हारा कमरा तुम्हारा पति, तुम लोग जो भी करो, हमें क्या ऐतराज होगा। रानी उसकी बात सुन उसे छेड़ते हुए बोली और हंसने लगी। वही उसकी बातें सुन शर्म से सिया अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे शर्माते देख सरस्वती जी सिया को पकड़ रानी को प्यार से डांटते हुए बोली, क्यों परेशान कर रही है मेरी बच्ची को, पिटेगी मेरे हाथ से तू। इतना बोल वो सिया के सर पर हाथ फेर बोली, मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरे बच्चे खुश रहे बस। उनका इतना बोलते ही वहां खड़ी सनाया को उनकी बातें सुन रही थी, उसका मुंह बन गया। वो सिया को घूर कर देखने लगी। उसे सिया से बहुत जलन हो रही थी। अगर वो उस समय रचित को न छोड़ती तो आज सिया के जगह पर वो खड़ी होती। यही सब सोच सोचकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिया को से घूर रही थी जैसे उसने सनाया का कोई कीमती सामान चुरा लिया हो, लेकिन सच तो ये था कि वो कीमती सामान की सनाया ने कभी कदर ही नहीं की, इसलिए वो जिसके हक में था उसे मिल गया। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ते के लिए नीचे आ चुके थे। रानी और सिया ने मिलकर सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। रचित जैसे ही रेडी होकर नीचे आया, उसकी नजरें सिया पर ठहर गई, जो अपने काम करने में लगी हुई थी। उसे देखते हुए वो नीचे आया और आकर डाइनिंग पर अपनी जगह पर बैठ गया। सिया को भी उसके आने का पता चल गया था, लेकिन उसने एक बार भी रचित की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था, जबकि रचित की नजरें उस पर ही थी। सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे ही थे, तभी आर्यन स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आया और रचित की गोद में बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग चाचू। उसकी बात सुन रचित प्यार से उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग चैम्प, स्कूल जाना है ना तुम्हें? तो चलो जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा।
रचित की बात सुन आर्यन अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर में ही रानी और सिया ने मिलकर सबको नाश्ता परोस दिया था और खुद भी नाश्ते के लिए बैठ गई थी। सिया जैसे ही बैठी उसका ध्यान रचित पर चला गया, जो आर्यन को खिलाने में लगा हुआ था। उसे ऐसे आर्यन को खिलाते देख सिया उनकी तरफ देख बोली, आप आर्यन को हमें दे दीजिए, हम उसे खिला देते हैं। आप अपना नाश्ता कर लीजिए, लेट हो जाएगा आपको। उसकी बात सुन रचित के हाथ आर्यन को खिलाते खिलते रुक गए। वो बिना सिया की तरफ देखे वापस आर्यन को खिलाते हुए बोला, तुम्हें भी मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है, इसलिए चुपचाप जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो और रेडी हो जाओ, मुझे लेट होना नहीं पसंद। उसके इतना बोलते ही सिया चुप हो गई और अपना बिना कुछ बोले अपना नाश्ता करने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन ही रचित से पंगा लेता। उसे ऐसे चुपचाप नाश्ता करते देख रचित उसे एक नज़र देख वापस आर्यन को खिलाने लगा। वही उनकी बातें सुन सनाया के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो सिया को एक नज़र देख रानी की तरफ झुकते हुए बोली, देख रही होगी, अब इसे रचित को आर्यन खिलाने से भी दिक्कत है। देखो तो कैसे मना कर रही है रचित को आर्यन को खिलाने से। उसकी बात सुन रानी उसे घूरते हुए धीरे से बोली, मुझे अच्छे से दिख रहा है कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे मत सीखा। इतना बोल वो अपना नाश्ता करने लगी। वही उसकी बात सुन सनाया का मुंह बन गया। थोड़ी देर बाद सबका नाश्ता हो गया तो रचित सिया को देखते हुए आर्यन से बोला, चैंप जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना, और मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। रचित ये बात बोल तो आर्यन से रहा था, पर उसका इशारा सिया की तरफ था, जिसे वो साफ समझ रही थी। उसकी बात का मतलब समझ वो जल्दी से सब कुछ समेट रानी को देख बोली, दी आप सब कुछ देख लीजिएगा ना, अगर हम आज लेट हुआ ना तो हमारे हिटलर हमें सजा सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी बात सुन रानी खिलखिलते हुए उसके कंधे से अपना कंधा लगा बोली, ओहो क्या बात है लाडो, हमारे हिटलर। रानी के इतना बोलते ही सिया का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो अपना सर झुका अपने साड़ी के पल्लों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए बोली, क्या भाभी, आप भी हमें परेशान कर रही है। उसके इतना बोलते ही रानी मुस्कुराते हुए प्यार से उसका चेहरा ऊपर कर बोली, अगर पागल तुझे परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए कि देर से ही सही तुम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, अपने रिश्ते को नाम देने की कोशिश कर रहे हो। बस दोनों हमेशा आए ही खुश रहो। इतना बोल वो प्यार से सिया का सर चूम ली। वही रानी के इतना करते ही सिया उसके गले लग गई। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ऐसे देख रानी उसके आंसू साफ करते हुए बोली, पागल तू क्यों रो रही है, ये वक्त रोने का नहीं है बल्कि अपनी खुशियों को समेट कर रखने का है और खुद के रिश्ते को इतना मजबूत बनाने का है कि कोई भी तूफान से तुम्हारा रिश्ता कभी होकर भी गुजरे तो उस पर एक आंच भी नहीं आए, समझी। उसकी बात सुन सिया अपना सर हिला दी तो रानी मुस्कुरा कर बोली, अब अगर तुम एक मिनट भी यहाँ खड़ी रही ना तो कहीं तुम्हारा हिटलर सच में तुम्हारी बैंड न बजा दे। उसके इतना बोलते ही रानी और सिया दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। कुछ देर बाद सिया वहां से अपने रूम में चली गई। वही रानी किचन समेटने में लग गई। इधर हाल में रचित, अमिताश जी और शिवम तीनों बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां सनाया आए। उसे देख अमिताश जी बोले, क्या हुआ सनाया, कुछ कहना है क्या तुम्हें? उनकी बात सुन सनाया रचित की तरफ देख बोली, रचित वो मुझे तुम्हारा कंपनी और हॉस्पिटल देखना है, तो क्या मैं आ सकती हूँ? उसके इतना बोलते ही सब लोग उसे देखने लगे। वही सिया जो नीचे आ रही थी, उसके कदम सनाया की बात सुन थम गए। वो वही खड़ी हो रचित के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, लेकिन रचित बिना कुछ बोले बस सनाया को देख रहा था। उसे ऐसे खुद को देखता देख सनाया बोली, तुम कुछ गलत मत समझना, वो बस मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, तो वहाँ काम कैसे होता है, बस यही जानना था। बस सब कुछ देखना चाहती हूँ मैं, तो क्या मैं आ सकती हूँ? उसके इतना बोलते ही रचित एक नज़र उसके पीछे खड़ी सिया की तरफ देख अपना ध्यान फोन की तरफ करते हुए बोला, ठीक है तुम आ जाना। रचित के इतना बोलते ही सनाया खुश हो उसे थैंक यू बोल वहां से अपने रूम में चली गई। वहीं उसके जाने के बाद शिवम उसे देख बोला, तू जानता है ना कि उसका यहाँ आने के पीछे कुछ रीजन है, फिर भी तू उस पर ट्रस्ट कर रहा है? उसके इतना बोलते ही रचित बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, वही तो जानना है कि उसका मकसद क्या है। इतना बोल वो सिया की तरह एक नज़र देख बाहर निकल गया। उसके जाते ही सिया शिवम की तरफ देखती है तो वो उसे आंखों से रचित के पीछे जाने का इशारा करता है। उसका इशारा समझ वो भी उसके पीछे चली गई। वो बाहर आए तो उसकी नज़र रचित पर गई, जो आर्यन से कुछ बात कर रहा था।
उन्हें देखते हुए वो उनके पास आए तो रचित उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर में तीनों वहां से निकल गए। सबसे पहले रचित ने आर्यन को उसके स्कूल छोड़ा, फिर वहां से गाड़ी हॉस्पिटल जाने के रास्ते पर घुमा लिया। वो बस शांति से ड्राइव कर रहा था, वही सिया का ध्यान बार बार उसके चेहरे पर जा रहा था। काफी देर तक सिया की नजरें खुद के चेहरे पर महसूस कर रचित उसकी तरफ देख बोला, कुछ कहना है क्या तुम्हें? उसके इतना पूछते ही सिया जल्दी से अपना सरनामे हिला वापस खिड़की के बाहर देखने लगी। वही रचित उसे देखते हुए वापस ड्राइव करने लगा। इधर घर पर सबके जाने के बाद सरस्वती जी हॉल में बैठी रानी से घर के सामान का लिए बनवा रही थी। तभी वहां सनाया आई और वहां बैठते हुए रानी को देख बोली, दी आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब करने के लिए तो नौकर है ना, आप उनसे करवाओ सारे काम। उसके इतना बोलते ही सरस्वती जी इसकी तरफ देख बोली, हम लोग नौकर का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी जरूरत होती है। चाहे इंसान कितना भी अमीर हो, उसे अपनी गृहस्थी खुद ही संभालनी चाहिए, वरना उसे बिखरते देर नहीं लगती। वैसे तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे पति कहाँ है? उनके इतना पूछते ही रानी भी उसे देखने लगी। दोनों को खुद को देखता देख सनाया अपना सर झुका बोली, मेरा डाइवोर्स हो गया है आंटी, अब हम साथ नहीं रहते। उसके इतना बोलते ही सरस्वती जी बोली, इसलिए कहते हैं अपने रिश्ते खुद ही संभालने चाहिए, पैसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उन्हें बिखरते देर नहीं लगती। इतना बोल वो वहां से उठ अपने रूम में चली गई। वही रानी भी उसकी बात सुन बिना कुछ बोले उसका कंधा थपथपा अपने काम में लग गई। दोपहर के वक्त सनाया रानी के साथ रचित के हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उन्हें सिया सामने रिसेप्शन पर ही खड़ी दिख गई, जिसे देख रानी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। वो उसके पास गई और खड़ा होकर उसे देखने लगी। वही सिया का ध्यान जैसे ही उन पर गया, वो रानी को देख बोली, दी आप यहाँ? उसकी बात सुन रानी मुस्कुराकर बोली, सनाया को हॉस्पिटल देखने आना था तो हम भी आ गए। वो इतना बोली ही थी, तभी सनाया चारों तरफ देखते हुए बोली, रचित कहाँ है? दिख नहीं रहा। उसे पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी वो नहीं है। उसके इतना बोलते ही सिया और रानी दोनों उसे देखने लगे। सिया रिसेप्शन पर खड़ी होकर कुछ फाइल देख रही थी, तभी उसका ध्यान सामने रानी के साथ आती सनाया पर गया। वो रानी को देख उनके पास आ बोली, दी आप यहाँ? उसकी बात सुन रानी मुस्कुराकर बोली, सनाया को हॉस्पिटल देखने आना था तो हम भी आ गए इसके साथ। वो इतना बोली ही थी, तभी सनाया चारों तरफ देखते हुए बोली, रचित कहाँ है? दिख नहीं रहा। उसे पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी वो नहीं है। उसके इतना बोलते ही सिया और रानी दोनों उसे देखने लगे। सिया सनाया का ऐसे डायरेक्ट रचित के बारे में पूछते देख थोड़ा गुस्से में बोली, वो क्या है ना मिस सनाया, ये हॉस्पिटल है और साहब यहाँ के डॉक्टर, तो कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। दिन भर फ्री नहीं रह सकते ना, कि कहीं भी घूमने चले जाए। वैसे भी वो अभी औरती में है। इतना बोल वो रानी की तरफ देख बोली, दी आप लोग आए ना, उनके केबिन में बैठकर इंतजार करे, वो अपनी सर्जरी खत्म कर वही आएंगे। सिया इतना ही बोली थी कि सनाया का ध्यान सिया के पीछे से आ रहे रचित पर गया, जो सोहम से बात करते हुए उस तरफ ही आ रहा था। उसे वही आते देख सनाया की आंखें चमक उठी, जिसे देख सिया मुंह बना खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, हूँ 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे क्या? अभी आने जरूरी था क्या? वो बड़बड़ा ही रही थी। वही उसकी बअड़ बअड़ पे आ की मात्रा हर टस सुन रानी खिलखिलाकर हंस दी, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। सबको खुद को देखते देख रानी अपनी हंसी कंट्रोल कर सबको एक नजर देख सिया को देख बोली, सॉरी सॉरी, किसी का किसी को कोसना याद आ गया था, जिस वजह से हंसी आ गई। आप लोग कंटिन्यू करें। उसके इतना बोलते ही सिया उसकी बात का मतलब समझ झेप गई। वही रचित जिसकी नजरें उस पर ही थी, वो सिया को ऐसे देख मुस्कुराते हुए अपना ध्यान सोहम को कुछ समझाने में लगाने लगा। वो अभी सोहम को कुछ समझा ही रहा था, तभी सनाया उसकी बात काटते हुए बीच में बोली, रचित देखो मैं आ गई। उसके इतना बोलते ही सब लोग उसे ही देखने लगे, जैसे किसी पागल को देख लिया हो। वही रचित उसकी बात सुन उसे नजरअंदाज कर वापस सोहम को कुछ समझाने लगा। उसे खुद को इग्नोर करते देख सनाया का मुंह ही बन गया, लेकिन वो इतनी जल्दी पीछे हटने वाली में से थोड़ी ही दी। वो वापस उसे देख उसके पास आ उसका हाथ पकड़ बोली, रचित तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं हॉस्पिटल आऊंगी तो तुम मुझे पूरा हॉस्पिटल घुमाओगे। उसके इतना बोलते ही रचित अपना फाइल बंद कर सोहम को उसे दे बोला, आप इस केस पे कंटिन्यू करिए, मैं इसे बाद में देखता हूँ। इसके इतना बोलते ही सोहम अपना सर हिला दिया। उसे समझने के बाद रचित सनाया की तरफ देख बोला,
मिस सनाया, आप भी इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि जब दो लोग कुछ बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। और मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल दिखाऊंगा? हॉस्पिटल है, जाकर देख लो किसी के साथ। उसके ऐसे बोलने पर इस बार सिया की हंसी छूट गई। वो जैसे ही हंसने को हुई, रचित को खुद को घूरता देख शांत हो गई। उसे चुप देख रचित वापस रानी की तरफ देख बोला, भाभी आप खड़ी क्यों हैं? केबिन में आकर बैठिए ना। नहीं नहीं रचित, मैं तो बस सनाया के साथ आ गई थी। एक काम करो, तुम अपना काम करो, मैं इसे हॉस्पिटल दिखा देती हूँ, वैसे भी मेरा सब देखा हुआ है। उसके इतना बोलते ही सोहम का ध्यान रानी के चेहरे पर चला गया। रानी का हंसना बोलना सब कुछ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो बस एकटक रानी को देखने लगा जो रचित से बात करने में लगी हुई थी। उसे ऐसे देख सिया भी उसे नोटिस कर रही थी। वही रानी के ये बोलते ही कि वो उसे हॉस्पिटल दिखा देगी, सनाया मुंह बना रचित को देख बोली, पर हमें किसी काबिल डॉक्टर की भी जरूरत होगी ना, जो हमें सब कुछ अच्छे से समझा सके। और अभी यहाँ तुमसे काबिल कौन होगा? इतना बोल वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। वही उसकी बात सुन रचित कुछ सोच बोला, ठीक है, अगर तुम्हें एक काबिल डॉक्टर चाहिए तो इस फील्ड में डॉक्टर सोहम से काबिल कोई नहीं है, इसलिए ये भाभी के साथ मिलके तुम्हें हॉस्पिटल दिखा देंगे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोल वो सिया की तरफ देख बोला, मेरे केबिन में आओ अभी। ये बोल वो वहां से चला गया। वही उसे ऐसे ऑर्डर देकर जाते देख सिया मुंह बना ली। उसके जाने के बाद सिया सोहम से रानी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली, डॉक्टर सोहम, इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर रचित की भाभी और हमारी बहुत प्यारी दोस्त, और ये उनकी बहन है। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें हॉस्पिटल दिखाने में। उसके इतना पूछते ही सोहम रानी की तरफ देखते हुए अपना सरनामे हिला दिया। वही उसे ऐसे देख सिया उन्हें सब कुछ देखने का बोल वहां से रचित के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही रचित के केबिन में आए, रचित बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था, जिसे देख वो मुंह बन ली। फिर खुद को नॉर्मल कर बोली, कहे सर आपने हमें क्यों बुलाया, कुछ काम है क्या? उसकी बात सुन रचित अपनी नजरें फाइल से हटा। उसे देवता है तो उसे अपने सामने खड़ा हो मुंह बनाते देख एक टक उसे देखने लगा। उसे तो खुद ही नहीं पता था कि उसने सिया को क्यों बुलाया। उसे बस वो अपने पास चाहिए थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसे बुला लिया। पर अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि आय को क्या बोले, तभी सिया की बात सुन वो होश में आया। सिया उसे ऐसे देख होली, अगर आपको कोई काम नहीं है तो हम जाए। उसके इतना होते ही रचित वापस कुछ नहीं बोला तो सिया बाहर जाने को हुई। इससे पहले वो बाहर जाती, रचित बोला, स्टॉप, बिना मेरी मर्जी के तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। सिया की बात सुन रचित अपनी नजरें फाइल से हटा। उसे देवता है तो उसे अपने सामने खड़ा हो मुंह बनाते देख एक टक उसे देखने लगा। उसे तो खुद ही नहीं पता था कि उसने सिया को वहां क्यों बुलाया। उसे बस वो अपने पास चाहिए थी, इसलिए बिना सोचे समझे उसे बुला लिया। पर अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिया को क्या ही बोले। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या बोले, तभी सिया की बात सुन वो होश में आया। सिया उसे ऐसे शांत देख बोली, सर अगर आपको कोई काम नहीं है तो हम जाए। उसके इतना बोलते ही रचित वापस कुछ नहीं बोला तो सिया उसे शांत देख बाहर जाने को हुई। इससे पहले वो बाहर जाती, रचित उसे जल्दी से रोकते हुए बोला, स्टॉप, बिना मेरी मर्जी के तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। रचित की बात सुन सिया बाहर जाते हुए रुक गई और मुड़कर उसे ही देखने लगी। वही उसे ऐसे खुद को देखता देख रचित जल्दी से बोला, शाम को हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम रेडी रहना और अब तुम जा सकती हो। इतना बोल वो वापस अपना ध्यान फाइल पे लगाने लगा। वही उसकी बात सुन सिया का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। रचित उसे अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, ये बात भी वो पूरे एटीट्यूड से उसे बोल रहा था, जिसे सुन सिया हैरानी से उसे देखने लगी। वही उसे अभी भी वही खड़े देख रचित बिना इसकी तरफ देखे बोला, अब आपका काम नहीं छूट रहा, मिसेज रचित दीवान। इतना बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। वही सिया के कानों में जैसे ही मिसेज दीवान पड़ा, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। रचित के मुंह से खुद के लिए मिसेज रचित दीवान सुन उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो एक टक सामने बैठे हुए रचित को देखे जा रही थी, जो सामने कुर्सी पर बैठा फाइल में अपना ध्यान लगाया हुआ था या सिर्फ दिखावा कर रहा था, ये बात तो वही अच्छे से जानता था। सिया अभी रचित को देख ही रही थी, तभी रचित का फोन बजा, जिसकी आवाज सुन उसका ध्यान टूटा। होश में आते ही वो बिना एक पल गवाए वहां से सीधे बाहर निकल गई। वही उसके जाने के बाद रचित फोन पर बात करने लगा। इधर सिया बाहर आई और अपने दिल पर हाथ रख बोली, है भगवान, ये क्यों बढ़ जाता है।
इनके पास होने से, बताओ तो इतना भी कोई हिटलर होता है क्या, जो बाहर ले जाने के लिए भी ऐसे इतने एटीट्यूड से बोलता है। हिटलर कहीं के। वो इतना बोली ही थी कि सामने से आती डॉक्टर दिव्या उसकी बात सुन बोली, आज हमारी डॉक्टर सिया किसको हिटलर के नाम से नवाज रही है। उनके इतना पूछते ही सिया उनकी तरफ देख घबराई हुई सी बोली, वो कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही, वैसे हम कैंटीन जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। सिया उनकी बात जल्दी से पलटते हुए बोली, ताकि वो आगे कुछ न पूछे। वही उसे ऐसे बात पलटते देख दिव्या जी मुस्कुरा दी और उसके साथ बात करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गई। इधर सोहम रानी और सनाया को हॉस्पिटल दिखा रहा था, जिसे सनाया मुंह बनाते हुए घूम रही थी। वो लोग अभी जनरल वार्ड पहुंचे ही थे, तभी सनाया उसे देख बोली, अब आप रहने दीजिए, इतनी जानकारी मेरे लिए बहुत है। इतना बोल वो रानी का हाथ पकड़ बोली, दी चलिए ना, मैं अब बहुत थक गई हूँ। उसके इतना बोलते ही रानी सोहम की तरफ देख बोली, शुक्रिया डॉक्टर सोहम आपका, जो आपने अपना कीमती समय हम दोनों को दिया। उसकी बात सुन सोहम मुस्कुरा कर बोला, इट्स माई प्लेजर मैम। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि सनाया रानी का हाथ पकड़ खींचते हुए सोहम की तरफ देख बोली, थैंक्स। इतना बोल वो रानी को खींचकर अपने साथ ले गई। जाते हुए भी रानी की नजरें सोहम पर ही थी, जो वही खड़ा उसे देख रहा था। सनाया रानी को लेकर रचित के केबिन के बाहर आए, तो रानी उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में उसे देख बोली, ये क्या बदतमीजी है सनाया, तुम ऐसे कैसे खींच रही हो हमें। उसकी बात सुन सनाया बेचारा सा चेहरा बना बोली, सॉरी दी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, चलिए ना चल के रचित के केबिन में थोड़ी देर बैठते हैं। इतना बोल वो बिना उसकी बात सुन जल्दी से रचित के केबिन का दरवाजा खोल अंदर चली गई। वही उसे ऐसे जाते देख रानी भी उसके पीछे गए। इधर केबिन का दरवाजा जैसे ही खुला, रचित जो कोई फाइल पढ़ रहा था, उसे लगा सिया होगी, क्योंकि वो ही कभी कभी बिना नॉक किए उसके केबिन में आती थी, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी बिना नॉक किए उसके केबिन में आने की। दरवाजे की आवाज सुन वो जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना सर उठाया, सामने सनाया को देख चुप हो गया। वो उसे गुस्से में कुछ बोलता, तभी उसे उसके पीछे रानी दिखी, जिसे देख वो बोला, अरे भाभी आप अंदर आइए ना बैठिए। रचित की बात सुन रानी थोड़ा शर्मिंदा हो बोली, सॉरी रचित, हमारे कारण तुम परेशान हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आपको तो पता ही है रचित अपनी फैमिली के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। इतना बोल वो बाहर काल 2 कॉफी भिजवाने को बोलता है और अपना सामान समेत रानी को देख बोला, भाभी मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आप लोगों को घर छोड़ देगा। उसकी बात सुन रानी अपना सर हिला दी, तो रचित बिना सनाया की तरफ देखे वहां से बाहर निकल गया। वही उसे जाते देख सनाया जैसे ही कुछ बोलने को हुई, रानी उसका हाथ पकड़ उसे शांत कर दी। रचित के जाने के बाद सनाया गुस्से में रानी को देख बोली, आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया दी। ऐसा कौन करता है, मैं यहाँ उससे मिलने आई थी और वो बिना मुझसे मिले चला गया। इतना बोल वो गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकल गई। वही उसकी बात सुन रानी उसे जाते देख अपना सर निराशा में हिला बोली, एक बार फिर तू बहुत गलत कर रही है सनाया। अब जब रचित अपनी लाइफ में खुश है तो तुझे उसकी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। भगवान करे कि इस बार तू कुछ गलत न करे, वरना इस बार तुझे बहुत खतरनाक रचित देखने को मिलेगा, जो पिछली बार जैसे तो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इतना बोल वो भी बाहर निकल गई। रानी जैसे ही बाहर जाने को हुई, उसी वक्त शिवम अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही रानी पर गई, वो उसे देख मुस्कुरा कर बोला, भाभी आप कब आए हॉस्पिटल, और आप यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर चलिए। उसकी बात सुन रानी मुस्कुरा कर बोली, नहीं शिवम, अब घर जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ आए काफी समय हो गया, लंच का भी टाइम हो रहा है, तो माँ भी अकेले है अभी घर पे, तुम अपना काम संभालो, मैं चलती हूँ। उसकी बात सुन शिवम अपना सर हिला दिया तो रानी बाहर निकल गई, जहाँ कार में बैठी सनाया उसका ही इंतजार कर रही थी। रानी के आते ही दोनों घर के लिए निकल गई। वही सिया काम में इतना बिजी हो गई थी कि उसको रचित के ऑफिस जाने के बारे में पता ही नहीं चला। एक सर्जरी के कारण वो लंच भी नहीं कर पाई थी। शाम को जब वो फ्री हुई तो सीधे रचित के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर आए, केबिन को खाली देख बोली, ये कहाँ गए। वो अभी वहां खड़े सोच ही रही थी, तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया, जिससे उसका ध्यान टूटा। वो जैसे ही फोन निकाल मैसेज देखती है, उसमें लिखे शब्दों को देख उसका मुंह बना गया। अपना दिमाग चलाने के जगह अपने पैरों का इस्तेमाल करोगी तो मुझ तक जल्दी पहुंच पाओगी, इसलिए बिना मुझे कुछ कहे बाहर खड़ी गाड़ी में आकर बैठ जाओ, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। और हाँ, देर करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें पता है ना। इतना पढ़ते ही सिया मुंह बना बोली,
ऐसे कौन बुलाता है, प्यार से भी तो लिख सकते थे न कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर नहीं, हर चीज में जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब ये हिटलर कैसे बनेंगे। अब चल सिया, नहीं तो तेरा ये हिटलर पति तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना बोल वो जल्दी से बाहर निकल गई। वो बाहर आए तो एक गाड़ी खड़ी उसका ही इंतजार कर रही थी। गाड़ी देख सिया उसमें बैठ गई। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आकार एक बड़े में बिल्डिंग के सामने रुकी। वही गाड़ी रुकते ही सिया ड्राइवर को देख बोली, हम पहुंच गए क्या। उसकी बात सुन ड्राइवर बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर आया और इसकी सीट का दरवाजा खोल उसे आदर के साथ बोला, मैम सर ने हमें आपको यही लाने को कहा था, आप अंदर चली जाइए, सर वही आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन सिया कंफ्यूज सी गाड़ी से बाहर आई और जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुई, हाँ की नजरें सामने लगे बड़े से बोर्ड पर चली गई जिसमें बड़ी बड़ी अक्षरों में दीवान इंटरप्राइजेज लिखा था। सिया अभी वो देख ही रही थी, तभी वो ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसे जाते देख सिया को कुछ समझ नहीं आया तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। वो इतना तो समझ ही गई थी कि ये रचित का ऑफिस, लेकिन रचित ने उसे ऑफिस क्यों बुलाया है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सिया अभी गाड़ी अपने सामने बड़े से बिल्डिंग को देख ही रही थी, तभी वो ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। उसे जाते देख सिया को कुछ समझ नहीं आया तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। वो इतना तो समझ ही गई थी कि ये रचित का ऑफिस है, लेकिन रचित ने उसे ऑफिस क्यों बुलाया है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो बिना ज्यादा अपना दिमाग लगाए अंदर की तरफ बढ़ गई। साथ में अपने हाथ में पकड़े फोन से रचित का नंबर भी डायल करने लगी। सिया रचित का नंबर डायल करते हुए अंदर आई। रचित शायद एक मीटिंग में था जिस कारण उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसके फोन ना उठाने से सिया परेशान होकर इधर उधर देखने लगी जहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऑफिस के सभी लोग शांति से अपने काम में लगे हुए थे, जिसे देख सिया मुंह बना बोली, यहां भी अपनी हिटलरपन दिखाने से बाज नहीं आते हैं ये। इतना बड़बड़ाते हुए वो सामने रिसेप्शन पर आई और वहां बैठी लड़की को देख बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकती हैं मिस्टर दीवान अभी कहाँ होंगे, हमें उनसे मिलना है। सिया की बात सुन वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मैम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। नहीं, हमारे पास तो अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ना, वो हमें जानते हैं। सिया उसकी बात सुन हल्का परेशान हो बोली। एक तो रचित ने उसे अचानक यहाँ बुला लिया था, ऊपर से वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए उसे घबराहट हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट सिया की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, सॉरी मिस, लेकिन सर अभी मीटिंग में है, आप यही बैठिए, जब वो मीटिंग से फ्री होंगे तब मैं उनसे पूछकर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। इतना बोल वो अपना काम करने लगी। वही उसकी बात सुन सिया घबराते हुए वही सामने वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। उसे अकेले यहाँ घबराहट हो रही थी। सिया को वहां बैठे 15 मिनट से ज्यादा हो गया था, लेकिन कोई उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, जिससे अब उसे घबराहट के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो अपना फोन निकल रचित का नंबर डायल करते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, हद होती है लापरवाही की, हमें खुद यहाँ बुलाकर ये कहा गायब है। अरे जब यही बैठान था तो बुलाया ही क्यों, इससे अच्छा होता हम घर ही चले जाते। इतना बोल वो रचित का नंबर डायल कर दी और उसके कॉल उठाने का वेट करने लगी। सिया अभी रचित के फोन उठने का इंतजार ही कर रही थी कि उसकी नजर सामने से आते अमिताश जी पर गई, जो कुछ लोगों के साथ बात करते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन्हें देख सिया अपनी सारी परेशान भूलकर जल्दी से रचित का कॉल कट कर उनकी तरफ बढ़ गई। इधर मीटिंग रूम में रचित का मोबाइल उसके बगल में टेबल पर रखा था, जो कि साइलेंट था। वो अभी मीटिंग में बिजी था, तभी उसका ध्यान अपने फोन पे गया। वो जैसे ही अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम देखता है, अपने हाथ के इशारे से सभी को रुकने बोल जल्दी से फोन चेक करता है, तो उसने सिया के मिस्ड कॉल थे। उन्हें देख वो वापस उसका नंबर डायल करने लगा, लेकिन उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिस वजह से वो सबको मीटिंग एंड होने का बोल वहां से बाहर निकल गया। वही सिया अमिताश जी को देख खुश हो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने को हुई, रिसेप्शनिस्ट जल्दी से उसके पास आ उसे रोकते हुए बोली, मैम सॉरी, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती जब तक सर नहीं आ जाते, आप प्लीज यहीं इंतजार करें। अरे पर वो हमें जानते हैं, एक बार आप उनसे बात तो करें। सिया उसकी बता सुन जैसे ही उसे समझने के लिए कुछ बोलने को हुई, वो लड़की सिया पर भड़कते हुए बोली, मैम आपको एक बार में बात समझ नहीं आ रही क्या, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मुझे आपको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसकी बात सुन वो कुछ बोलती उससे पहले अमिताश जी की कड़क आवाज सुन उस रिसेप्शनिस्ट की बोलती बंद हो गई। अमिताश जी जो बाहर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने जैसी ही सिया की आवाज सुनी वो उनके पास आ गए।
वो जैसे ही सिया को देखते हैं, उसे एक नजर देख वो उस लड़की की तरफ देख बोले, क्या तुम्हें सबसे ऐसे बात करने के लिए यहाँ रखा गया है? सॉरी सर, लेकिन ये मैम मेरी बात सुन ही नहीं रही। मैं कब से कह रही हूँ कि बिना अपॉइंटमेंट के सर किसी से नहीं मिलते, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा। वो लड़की जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली। वही उसके इतना बोलते ही अमिताश जी सिया की तरफ देखते हैं, तो सिया उन्हें खुद को देखता देख अपना सर नीचे कर बोली, पापा हमें इन्होंने ही यहाँ बुलाया था। हम खुद नहीं आना चाहते थे, पता नहीं ये हमें बुलाकर खुद कहाँ है, और ये हमें अंदर नहीं जाने दे रही। उसे ऐसे घबराया हुआ देख अमिताश जी मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेर बोले, बेटा आपको अपने ही ऑफिस में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका जब मन करे तब आप यहाँ आ सकती है, समझी? आपका भी इस कंपनी पर उतना ही हक है जितना सबका है। इतना बोल वो उस लड़की को देख बोले, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए समझी, और तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए था जब इसने कहा कि ये हमें जानती है। नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके इतना बोलते ही वो लड़की जल्दी से अपना सर हिला दी। वो तो अभी भी सिया के अमिताश जी को पापा कहने से हैरान थी, फिर भी उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। अमिताश जी सिया को देख बोले, बेटा आओ तुम मेरे केबिन में चलकर बैठो, मैं तब तक पता लगवाता हूँ कि ये नालायक खुद तुम्हें यहाँ बुलाकर कहाँ गायब है। उनकी बात सुन सिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। इधर रचित जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर आया और अपने असिस्टेंट को देख बोला, पता करो मुझसे मिलने कोई लड़की ऑफिस आई है क्या? रचित के इतना बोलते ही उसका असिस्टेंट जल्दी से वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद रचित दोबारा सिया का नंबर डायल करता है, तो 2 रिंग जाने के बाद उधर से फोन उठ गया। फोन उठते देख वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उधर से अमिताश जी की आवाज आई, तू मेरी बच्ची को यहाँ बुलाकर खुद कहाँ गायब है? अब जल्दी से नीचे आ, हम दोनों तेरा वेट कर रहे हैं। उनकी बात सुन रचित बिना कुछ बोले फोन रख नीचे की तरफ बढ़ गया। रचित थोड़ी देर बाद नीचे आया तो उसकी नजर सिया पर गई, जो अमिताश जी से बात कर रही थी। उन्हें देख वो उनकी तरफ बढ़ गया। रचित जब दोनों के पास आया तो अमिताश जी उसे देख हल्के गुस्से में बोले, जब खुद की इसे बुलाया था तो ध्यान रखना चाहिए था ना इसका? ये कब से यहाँ परेशान हो रही है? उनके इतना बोलते ही रचित का ध्यान सिया पर चला गया, जो अपना सर झुका खड़ी थी। वही ऑफिस में सभी लोग हैरानी से सिया को ही देख रहे थे, जैसे जानने की कोशिश कर रहे हो कि सिया है क्या जिसके लिए अमिताश जी और खुद रचित वहां पर आए थे। रचित उसे एक नजर देख अमिताश जी से बोला, सॉरी पापा वो एक जरूरी मीटिंग थी जिस वजह से मुझे जाना पड़ा था, लेकिन जाने से पहले मैंने सुरेश को इनके बारे में बता दिया था कि आए तो इन्हें सीधे मेरे केबिन में ले जाए, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? और वो कहाँ है? रचित के इतना बोलते ही अमिताश जी बोले, जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो और इसे अपने केबिन में ले जा। मैं घर निकल रहा हूँ, तुम लोग की माँ का फोन आया था। उनके इतना बोलते ही रचित अपना सर हिला दिया, तो वो चले गए। वही उनके जाने के बाद रचित सिया की तरफ देख बोला, चले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।